गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग सिलेबस का चर्चा कर लिए थे, क्या क्या पढ़ना है, क्यों आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। और हमने बताया था कि यूनिट 1 में जो पहला चीज़ के बारे में पढ़ना है वह आपका डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट और उसका यूज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड सपोर्टिंग मटेरियल। चूँकि हमने आपको बताया था जब सिलेबस बता रहे थे तो कि ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट बेहतर क्वालिटी का नहीं होगा आप ड्राइंग ढंग से नहीं बना सकते हैं, बेहतर क्वालिटी का ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग जानेंगे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग बात करेंगे वो ड्राइंग बोर्ड का बात करेंगे। ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो एक वेल सीजन वुड का रेक्टेंगुलर शेप का आपका ड्राइंग बोर्ड बना हुआ रहता है। बोर्ड, उस बोर्ड में क्या होता है, आपको यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा होगा। ड्राइंग में दो व्यू दिख रहा होगा, एक आपका सामने से व्यू दिख रहा है और एक उसका अपोजिट साइड वाला दिख रहा है। अपोजिट साइड में आप यदि देख रहे हैं अंदर वाला तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंट आपका जो लकड़ी है, वुड है, वुड का स्ट्रिप लगा हुआ है डिफरेंट 4, 5, 6। और उस स्ट्रिप को दो जो है वो आपका लकड़ी का जो लगाया गया है उसमें लगा करके कील से उसको क्या किया गया है, एक साथ जोड़ दिया गया है। तो उसको हम लोग जो जोड़ा गया है जिसको लकड़ी का लगा करके उसको हम लोग बोलते हैं बैटेन। क्या नाम दिए हैं, बैटेन। तो ये बैटेन हो गया। बैटेन और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि ऊपर वाला जो साइड आपको दिख रहा होगा, सीधा जब आप ऐसे रखिएगा तो नीचे वाला जो साइड होगा उस नीचे जो आपका ये वाला देख रहे हैं सामने वाला, तो सामने वाला में नीचे वाला और अपोजिट वाला देख रहे हैं तो यदि आपका ऊपर वाला, उसको क्या करना है, उसके वहाँ पे आपका यानी कि जब आप ड्राइंग बोर्ड ऐसे खड़ा होइएगा और ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में एक जो एज होता है उस एज का नाम होता है इबोनी या उसको वर्किंग एज भी बोला जाता है। वर्किंग एज या इबोनी जो होता है वो इबोनाइट के हार्ड लकड़ी का बना हुआ होता है। उसका काम क्या है कि आपका टी स्क्वायर, यदि आप टी स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो टी स्क्वायर, उसको देखेंगे टी स्क्वायर क्या होता है, तो टी स्क्वायर को इबोनी पे या वर्किंग एज पे सपोर्ट के लिए उसके स्टॉक को लगाते हैं और ब्लेड से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। उसको अगला इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो ये आप देख लिए, ये आपका कुछ एंगल पे आपका इंक्लाइंड होता है जो कि आप दूसरे इमेज में देख सकते हैं। उसमें क्या है, आपका ड्राइंग टेबल है, टेबल पे बोर्ड रखा हुआ है और बोर्ड पे आपका वो क्या है, सीट भी लगाया हुआ है और वो जो है आपका कैसा दिख रहा है, इंक्लाइंड दिख रहा है। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट पे ही हम लोग को ड्राइंग बनाना रहेगा। अब बात आता है कि इसका साइज अलग अलग साइज होता है। तो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, भारतीय मानक ब्यूरो, ये आपका कहीं भी स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करवाता है कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं उसको जो भी आपने शेप साइज में बनाया उससे शेप साइज को आप भविष्य में मेंटेन करना है। इसलिए क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है। आप नाम सुने होंगे ISO का। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो वो इंटरनेशनल लेवल का काम करता है कि आपको जो भी क्वालिटी बना रहे हैं आप प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, दुनिया में देखे होंगे कि ISO का मोहर लगा हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट पे। तो ISO कहने का मतलब क्या, ISO आपको सर्टिफाइड कर दिया कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी क्वालिटी बना रहे हैं, वो क्वालिटी चेक नहीं करता है कि आपका कौन सा क्वालिटी, जो भी क्वालिटी बना रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है मतलब ठीक है, तो वो क्वालिटी आप भविष्य में मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं कि आज बढ़िया बना करके दिए, लोग सब लेने लगे तो फिर आप उसका क्वालिटी डाउन करके दे दिए, तो वो गलत है। तो इसलिए क्या करना है, वो सर्टिफाइड करता है कि आप इस क्वालिटी को मेंटेन रखिएगा। उसी तरह से भारत में जो आपका इस चीज़ को मेंटेन करता है स्टैंडर्डाइजेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं BIS। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो। इसके अनुसार जो साइज होता है ड्राइंग बोर्ड का, वो साइज कितना होता है, यहाँ पे हम लोग B0, B1, B2 और B3 ये 4 तरह का आपका ड्राइंग बोर्ड बना दिया गया है, B0, B1, B2, B3। तो यहाँ B0 वाला का जो साइज होता है वो आपका होता है 1000 × 1500। ये mm में साइज हम लोग ले रहे हैं, mm × mm में। तो ये आपका इतना साइज का B0 साइज का होता है। B1 जो साइज का होता है वो आपका 700
इंटू 1000 mm का होता है। उसके बाद जो B2 होता है वो 500 इंटू 700 का होता है। B3 जो होता है वो 350 इंटू 500 का होता है। ये आपके साइज होता है किसका, ड्राइंग बोर्ड का। तो सब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सबसे बड़ा साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बी नोट जो है वो सबसे बड़ा साइज का है। उसी तरह से पूछेगा सबसे छोटे साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है, तो B3 होता है। उसके बाद आपसे किसी का साइज पूछा जा सकता है कि B1 का साइज कितना होता है, तो आपको बताना है बी नोट का साइज कितना होता है, और वह 4 ऑप्शन दे देगा, 1500 इंटू 1000, 700 इंटू ए, और ये जैसे तैसे करके। तो आपको पहचानना है कि साइज किसका कितना होता है, और उसको सिंपल आप याद भी रख सकते हैं। एक याद रखिए 1000 इंटू 1500, उसके बाद इसका हाफ कीजिए, अप्रॉक्स हाफ मतलब 750 आता, लेकिन 750 नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखें 700 इंटू 1000। उसके ये स्टैंडर्ड है, ये चीज़ स्टैंडर्ड है और इसका फिक्स साइज होता है, आप बदल नहीं सकते हैं। इसके यदि हम लोग थिकनेस की बात करें तो इसका 25 mm, इसका 25 mm, इसका 15 mm, इसका 15 mm। तो ये आपका थिकनेस हो गया, थिकनेस। ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया ब्रेथ। तो L, B और T तीनों की बात करें यदि हम लोग, लेंथ का, ब्रेथ का और थिकनेस का, तो ये आपका हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कितना किसका साइज होता है, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, बैटन होता है और इबोनी होता है। तो इबोनी जो होता है वो कहाँ लगा हुआ रहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसके लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड के एज पे। ये हो गया है आपका ड्राइंग बोर्ड, समझ गए हैं क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका T² आता है, उसको देखिए कैसे। T² जो होता है ये क्या होता है, ये एक हार्ड क्वालिटी के वुड का बना हुआ होता है, जिसमें 2 पार्ट्स होता है, एक आपका ब्लेड होता है और दूसरा स्टॉक होता है। दोनों ब्लेड और स्टॉक जो होता है वो 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका स्टॉक है और यहाँ से 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है आपका ब्लेड, इसको नाम क्या दिए हैं, ब्लेड, और इसका नाम है स्टॉक। ये दोनों 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसका जो इस तरफ वाला एज होता है अंदर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज। इसका नाम क्या है, वर्किंग एज। इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई भी ड्राइंग बोर्ड जो आप देखे थे, ड्राइंग बोर्ड के इबोनी जो होता है, ड्राइंग बोर्ड ऐसे हो गया, इस ड्राइंग बोर्ड के इबोनी जो है, इबोनी पे स्टॉक आकर के लगता है, और स्टॉक लगने के बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन आप बना सकते हैं। इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, T² से कौन सा लाइन बनेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बोला जा सकता है कि सर नीचे लगा करके वर्टिकल लाइन भी तो बना सकते हैं, तो बना तो सकते हैं, लेकिन हमने ड्राइंग बोर्ड में क्या पढ़ा था, ड्राइंग बोर्ड में लेफ्ट साइड में सिर्फ इबोनी लगा हुआ रहता है, बाकी जो ये लकड़ी होता है ड्राइंग बोर्ड का वो सॉफ्ट वुड होता है। तो इधर जब आप लगा करके कीजिएगा, या ये आपका एज जो रहेगा वो स्मूथ एज नहीं होता है, तो वो आपका क्या करेगा, वर्टिकल लाइन जो बनेगा वो हो सकता है कि आपका पैरेलल ना बन पाए या इरेगुलर लाइन बने। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो किस तरफ करते हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लगा करके सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। लेकिन इसके बाद सेट² और T² के मदद से हम लोग वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। किसके मदद से, सेट² के मदद से, ना कि सिर्फ T² के मदद से। सेट² को यहाँ पे सेट करना है, और सेट करने के बाद आप वर्टिकल लाइन भी उस पर सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। स्टॉक जो है वो आपका सेट² पे जा कर के लग जाएगा। सेट² पे कैसे लगेगा, सेट² पे यदि हम लोग बात करें तो इस तरह से आपका सेट² सेट कर जाएगा। इसको यदि हम लोग इस तरह से बात करें तो ये सेट कर जाएगा। अब यहाँ से आप इसको लगा करके आप यहाँ से वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, इस पे आपको उसका स्टॉक को लगा करके। तो ये आप सेट² के मदद से वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं, केवल T² के मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। इसका जो साइज होता है वो आपका BIS के अनुसार T0, T1, T2 और T3 होता है। इसके यदि साइज को हम लोग बात करें तो बड़ा वाला जो होता है वो 1500 mm का होता है, दूसरा जो होता है वो 1000 mm का होता है,
तीसरा जो होता है वो आपका 700 mm का होता है, और T3 जो होता है वो आपका 500 mm का होता है। तो ये आपका साइज है T नोट T1, ये सब BIS के अनुसार ही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ही। तो ये आप समझ गए कि कैसे इसका साइज होता है। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड जो सबसे बड़ा वाला था बी नोट वाला, उस पर हम लोग 1500 mm वाला T² यूज करेंगे, बड़ा वाला। दूसरा जो था ड्राइंग बोर्ड जो था बी नोट, B1, B2 और B3 था, तो इसमें हम लोग बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे, B1 वाला में दूसरा नंबर T1 वाला यूज करेंगे, B3 वाला में T2 वाला यूज करेंगे, और B3 वाला में T3 वाला यूज करेंगे। तो ये आपका है, देखिए ये बी नोट और B1 जो साइज होता है ये ड्राइंग ऑफिस में, इंजीनियर का जो ड्राइंग ऑफिस होता है वहाँ यूज किया जाता है, और B2 और B3 जो है वो आपका स्कूल कॉलेज में यूज किया जाता है। जनरली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं कॉलेज में वो B2 वाला यूज करते हैं। मतलब इसका साइज कितना रहता है आपका, इसका था 1000 इंटू 1000 1500, इसका था 700 इंटू 1000, इसका था 500 इंटू 700। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कितना mm का, तो 500 mm इंटू 700 mm वाला का इस्तेमाल करते हैं B2 वाला का। तो ये आप समझ गए, ये भी आपसे पूछा जाता है कि स्कूल कॉलेज में कौन, BIS के अनुसार आपके कॉलेज में BIS के स्टैंडर्ड के अनुसार स्कूल कॉलेज में कौन सा ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है कि B2 वाला इस्तेमाल किया जाता है। तो B2 वाला इस्तेमाल किया जाता है तो सेट आपका T² कौन सा यूज किया जाएगा, T2 वाला यूज किया जाएगा। तो ये आप समझ गए। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो सेट² आता है। सेट² के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये सेट² में आपका दो ऐसे बना हुआ रहता है सेट²। यहाँ पे आपका 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे 45 डिग्री का, यहाँ पे भी 45 डिग्री का एंगल बना हुआ रहता है, 45 का। यहाँ 90 रहता है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री रहता है, और यहाँ पे आपका 30 डिग्री रहता है। ये आपका एंगल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेट²। इसके मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये जो आपका बना हुआ रहता है वुड का भी बना हुआ रहता है, टीन का बना हुआ रहता है, सेलुलॉइड का बना हुआ रहता है। जो जनरली हम लोग प्लास्टिक वाला देखते हैं उसको सेलुलॉइड बोला जाता है, सेलुलॉइड मटेरियल का बना हुआ रहता है। इसमें क्या हम लोग करते हैं कि इससे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन तो बना ही सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे हम लोग 15 डिग्री के एंगल मिनिमम बना सकते हैं, 15 डिग्री का। उसके बाद इसके मल्टीपल में बना सकते हैं। मल्टीपल मतलब 30 डिग्री का बना सकते हैं, 45 डिग्री का बना सकते हैं, 60 डिग्री का बना सकते हैं। तो ये जो है आपका 15 और 15 के मल्टीपल में और भी पूरा 360 डिग्री तक बना सकते हैं। तो ये जो है आपका डिफरेंट एंगल पे लाइन आप बना सकते हैं। उसको कैसे बनाना है, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो देखिए इसमें करना क्या है कि यदि आप सिंपल 30 डिग्री का एंगल तो बनाने के लिए जान रहे होंगे कि ऐसे रखना है। 30 डिग्री वाला यदि हम लोग ले आन करके ऐसे रख दें, 30 डिग्री वाला पॉइंट यहाँ रखें, इंस्ट्रूमेंट को ये लाइन पहले बना दिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद 30 डिग्री वाला पॉइंट को ऐसे बनाए, उसके बाद इसको ले जा करके सीधे ऐसे बट करवा दिए। तो यहाँ पे जो हम लोग लाइन बनाएंगे वो कितना डिग्री का लाइन बनेगा, तो आपका ये जो एंगल बनेगा थीटा 30 डिग्री का लाइन बनेगा। उसी तरह से 45 वाला रख करके बनाएंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। 60 वाला रख करके 60 है तो 60 वाला डायरेक्ट 60 डिग्री का लाइन बना देगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा, 15 डिग्री का लाइन कैसे बनेगा। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 15 वाला कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहता तो आप बेहतर समझ पाते हैं। इंस्ट्रूमेंट यदि है आपके पास तो इस्तेमाल कीजिए। ये आपने एक लाइन फिक्स कर दिया, इस लाइन पे हमको 15 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो रखेंगे आपका इंस्ट्रूमेंट 45 डिग्री वाला जो है उसको इस तरह से 45 डिग्री वाला रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल वाला रख दिए। रखने के बाद इसको क्या करना है, आपको आगे मूव करवा देना है, सीधे ले जाना है ऐसे। तो ये क्या करेगा, इस लाइन से पैरेलल ही ऐसे मूव करवा देना है कहीं पे भी। उसके बाद क्या करना है, ये 45 डिग्री के एंगल वाला रखना है। उसके बाद क्या किए, 30 डिग्री वाला लाएंगे और 30 डिग्री वाला जो लाएंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद इसको सीधे ऐसे लाएंगे और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल वाला यहाँ पे रहेगा। यहाँ कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल। अब जब आप इससे लाइन बना करके खींचिएगा, इसके सहारे ऐसे लाइन
तो ये जा करके इसको कहीं ना कहीं कटेगा इस लाइन को। ये जो लाइन बनाएगा वो कितना डिग्री का लाइन बनाएगा, 15 डिग्री का। इसमें होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, जब आप इसके ऊपर में उल्टा रख दिए, इसको मूव करवा के ऊपर में कहीं पे भी ले जा करके और इसके ऊपर में रख दिए, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो इज इक्वल टू कितना, 15 डिग्री का। तो इस तरह से करके 15 डिग्री का। उसी तरह से 75 डिग्री का हमको एंगल यदि बनाना है तो 75 में क्या हो जाएगा, तो 75 में आपका 45 प्लस 30 कर सकते हैं। तो इसको 30 वाला को इधर रखेंगे तो 45 प्लस 30 75 डिग्री का हो जाएगा। उसी तरह से सबको जोड़ करके हम लोग के पास ये एंगल है। आप 15 के मल्टीपल में कोई भी एंगल बना सकते हैं। 90 डिग्री का बनाना है तो 90 डिग्री तो डायरेक्ट ही बन जाएगा। उसके बाद और कौन सा बनना है, 90 से प्लस करना है तो 90 एक को ऐसे रखेंगे, प्लस 30 जोड़ देंगे तो 90 प्लस 30 हो जाएगा। यदि आपको 105 डिग्री का बनाना है तो 105 डिग्री 15 के मल्टीपल में आएगा। तो उसके लिए कैसे करेंगे, 90 तो हो गया, 90 और उसके बाद प्लस 15 बनाने का 90 वाला पहले एक लाइन बना लेंगे, ऐसे सिंपल सा 90 वाला लाइन ही बन गया इससे सेट स्क्वायर से। उसके बाद ये हल्का सा लाइन बनाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 15 डिग्री मतलब इस लाइन पे आपको बनाना है कितना, 45 और उसमें से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 15 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ऐसे बन जाएगा। तो ये जो बनेगा कितना डिग्री का, 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये आपको डिफरेंट चीज़ें करके आपको खुद से दिमाग भी लगाना है थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप बना सकते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटना चाहिए, इससे आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सेट स्क्वायर के मदद से हम लोग कम से कम कितना डिग्री का एंगल बना सकते हैं। तो आपको 15 और कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं ऐसे दे करके आपको ऑप्शन दे देगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, उसके बाद दे देगा 45 डिग्री। आपसे पूछेगा कि सेट स्क्वायर की मदद से इनमें से कौन सा एंगल नहीं बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 15 के मल्टीपल में ही बनाएगा। 15 के मल्टीपल से जो बाहर रहेगा उसका एंगल सेट स्क्वायर नहीं बना सकता है। तो इसमें देखिए 15 तो खुद ही 15 है इसका मल्टीपल 1 टाइम में। उसके बाद 15 2 टाइम में करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 टाइम में करेंगे तो 45, लेकिन 40 नहीं आएगा 15 के टेबल में, तो यानी कि मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है वो क्या है, सही है। ये एंगल नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। बाकी सब एंगल बनाया जा सकता है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। 4 हो सकता है कि आपको गलत ही दे और 1 सही दे, 3 गलत दे करके, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा एंगल जो है सेट स्क्वायर की मदद से बनाया जा सकता है। तो आपको समझना है क्या कि हमको 15 डिग्री के कंसेप्ट है, 15 डिग्री के मल्टीपल में ही बनेगा, 15 डिग्री के जो मल्टीपल में नहीं है वो एंगल नहीं बनेगा। तो ये आप समझ गए कि कैसे क्या करना है। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आपका आएगा कंपास। कंपास आप देखे होंगे जिससे कि आर्क और सर्किल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 आपका लेग होता है जिसमें एक लेग जो होता है वो छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे इसका पॉइंटेड होता है, यहाँ पे आपको पेंसिल लगाने के लिए जगह दिया हुआ रहता है। यहाँ से आपको इसका लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। इसका काम क्या है, सर्किल बनाना और आर्क बनाना। सर्किल और आर्क बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कंपास का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेंसिल लगा करके आप सेंटर डिसाइड कीजिए और गोल घुमाइए, आप जानते होंगे। तो इसका जो होता है सर्किल और आर्क बनाने के लिए यूज करते हैं इसका। अब कंपास में 2 चीज़ होता है कि हम लोग कितना बड़ा से बड़ा सर्किल और छोटा से छोटा सर्किल बना सकते हैं। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिएगा वो लार्ज साइज का यूज कीजिएगा। तो लार्ज साइज में मैक्सिमम 200 mm तक का यदि आपका सर्किल बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं कंपास के मदद से। लेकिन 200 mm से बड़ा यदि आपको कहीं सर्किल बनाना है, 200 mm से बड़ा रेडियस का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग लेंथनिंग बार यूज करेंगे। लेंथनिंग बार क्या करता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि 250 mm से 200 या 250 mm के प्लस यदि 250 mm से बड़ा यदि हमको सर्किल बनाना है, 200 mm के रेडियस से बड़ा, तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे लेंथनिंग बार हम लोग यूज करते हैं। लेंथनिंग बार जो होता है यहाँ पे एक अटैच करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है और इसमें एक आपका अटैच किया हुआ ऐसे लेंथनिंग बार रहेगा। इस लेंथनिंग बार में आप पेंसिल यहाँ लगेगा और पेंसिल यहाँ लगने के बाद अब जो है इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका
इंक्रीज और डिक्रीज करने का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, इसको खोल करके और लंबा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो ये जो है लेंथनिंग बार का इस्तेमाल करके हम लोग बड़ा सर्किल और बना सकते हैं। दूसरा होता है यदि हमको 25 mm से छोटा सर्किल बनाना पड़ेगा, 25 mm के रेडियस से छोटा, तो वहाँ पे हम लोग किसका ये वाला नहीं काम करता है, कंपास आपका यदि आप कम से कम कीजिएगा तो एकदम छोटा होगा, आपसे बन ही नहीं पाएगा 25 mm के रेडियस से छोटा। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बो कंपास यूज करते हैं, बो कंपास। मतलब छोटा के लिए बो कंपास, बड़ा के लिए लेंथनिंग बार। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 200 या 250 mm देगा कि 200 mm या 250 mm से बड़ा रेडियस का सर्किल बनाना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। आपको सिंपल देगा कंपास, बो कंपास, लेंथनिंग बार कि ऑल ऑफ द एबव। तो आपको जवाब क्या देना है, लेंथनिंग बार। 250 mm या 200 mm से बड़ा जो होता है उसके लिए लेंथनिंग बार, छोटा के लिए वो कंपास। तो ये आप समझ गए कंपास क्या होता है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप बचपन में भी यूज किए हैं। इससे सर्किल और आर्क बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद डिवाइडर एक आता है, डिवाइडर आप जानते ही हैं। डिवाइडर में क्या होता है, आपको दोनों जो होता है इंड बराबर होता है और दोनों में आपका यहाँ पे नुकीला बनाया हुआ रहता है, शार्प एज बनाया हुआ रहता है। इसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, खोल करके और बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसका काम क्या है, कोई भी आर्क को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका नाम क्या है, 5वां नंबर ये है डिवाइडर। डिवाइडर, अब डिवाइडर में भी लेंथनिंग बार एक लगा हुआ रहता है, बहुत बड़ा लाइन को डिवाइड करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। बो डिवाइडर होता है जिससे छोटा वाला का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिवाइडर सिंपल सा है, आर्क और सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जनरली तौर पे इसका इस्तेमाल हम लोग यदि ड्राइंग बनाते हैं तो नहीं कर पाते हैं, हम लोग कंपास से ही काम कर लेते हैं। तो वो आप समझ रहे होंगे कि क्या है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी ये रहता था। उसके बाद अगला जो इंस्ट्रूमेंट आएगा स्केल। स्केल का इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर करके लेंथ मेजर करके आप लाइन बना सकते हैं। कोई भी लाइन बनाना है 15 mm का, 20 mm का, तो उससे हम लोग लाइन बना सकते हैं। ये स्केल का काम है। स्केल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, आप लोग देखे होंगे कि स्केल से हम लोग क्या करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका, एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरे तरफ mm में बना हुआ रहता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद इस तरफ रहेगा 10 20 30 ऐसे। तो ये आपका mm में लिखा हुआ है, उस तरफ सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहेगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने बड़ा लाइन बनाना है उतना बड़ा आप सिंपल सीधा लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना सकते हैं। तो ये स्केल का काम था। दूसरा जो आपका 7वां नंबर इंस्ट्रूमेंट आएगा वो आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है, प्रोटेक्टर में हम लोग एंगल मेजर करने का काम करते हैं। एंगल पे मान लिया जाए सेट स्क्वायर से तो हम लोग 15 डिग्री के मल्टीपल में, लेकिन हम लोग को तो हो सकता है ना कि 17 डिग्री का भी एंगल बनाना पड़े, 40 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, 35 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो सेट स्क्वायर नहीं बनाएगा। उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को आप हिंदी में चांद बोलते थे। वो पूरा सर्किल होता था और हाफ सर्किल भी होता था, ऐसे पूरा 360 डिग्री का भी बना हुआ रहता था। ऐसे मार्किंग किया हुआ रहता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्किंग किया हुआ रहेगा, यहाँ पे सेंटर रहता था। आपको यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 10 5 20 ऐसे लिखा हुआ रहेगा। फिर इधर से भी लिखा हुआ रहता था। हमको यदि 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 डिग्री वाला में जहाँ पे आ रहा है लाइन वहाँ से ऐसे खींच देंगे, ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये आपको जानते हैं 30 डिग्री के एंगल बनाने के लिए या 45 या 35 जो भी किया जा सकता है। देखिए स्केल और प्रोटेक्टर में दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्केल से हम लोग मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, कम से कम मेजर कितना mm का कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जवाब देना है 1/2 mm यानी कि 0.5 mm का। 0.5 mm जो स्टैंडर्ड होता है उससे 0.5 mm हम लोग मेजर कर सकते हैं। आप स्केल देखे होंगे तो स्केल में यदि 1-2 mm दिया हुआ है तो 1 mm और 2 mm के बीच में एक छोटा सा और ऐसे लाइन मार्क किया हुआ रहता है। मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच में है, मतलब 0.5 है। तो कम से कम हम लोग जो स्टैंडर्ड वाला होता है, ऐसे जनरली जब आप छोटा वाला स्केल खरीदिएगा तो उसमें एक mm पे मार्किंग कर दिया जाता है, जो कि गलत है। लेकिन जो आप स्टैंडर्ड यदि स्केल खरीदते हैं बढ़िया वाला, तो उसमें आप देखें या बहुत सारा देखे होंगे तो आपका 1 से लेकर के
10 तक में या 1 से 20 तक में आपका क्या किया हो रहेगा, छोटा छोटा भी मार्किंग किया हो रहेगा, फिर बाद वाला में छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग छोटा वाला इस्तेमाल तो छोटा डिस्टेंस में ही करते हैं ना मेजर, तो यहाँ पे हम लोग 0.5 mm का भी मेजर कम से कम कर सकते हैं। उसी तरह से प्रोटेक्टर में आपसे पूछता है कि कम से कम कितना डिग्री का एंगल मेजर किया जा सकता है। वहाँ पे तो लेंथ हो गया 0.5, यहाँ पे हम लोग कम से कम कितना डिग्री का एंगल मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 0.5 डिग्री का हम लोग 1-1 डिग्री का तो रहता ही है मार्किंग, उसके बीच में भी जो स्टैंडर्ड रहेगा 1 और 2 डिग्री के बीच में भी एक छोटा सा मार्क किया हुआ रहेगा, यानी कि 0.5 डिग्री का यानी कि हाफ डिग्री का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कम से कम। तो ये आपका समझ गए कि स्केल क्या होता है, प्रोटेक्टर क्या होता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो आपका मिनी ड्राफ्टर आता है। मिनी ड्राफ्टर का आप नाम पहला बार अभी सुन रहे होंगे, ये सब तो सुने होंगे, कंपास, स्केल। तो मिनी ड्राफ्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो भी आपका स्केल या प्रोटेक्टर जो होता है वो सेलुलॉइड का बना हुआ रहता है। जो प्लास्टिक आप देखते हैं ना कि वाइट कलर का है या डिफरेंट कलर का भी होता है, वो सब सेलुलॉइड का बना हुआ रहता है। तो अगला जो आता है वो आपका क्या इंस्ट्रूमेंट आता है 8 नंबर पे, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो क्या होता है, तो ये एक ऐसा मशीन है समझिए जिसमें कि कंबाइन कर दिया गया है 3 इंस्ट्रूमेंट को, स्केल को, प्रोटेक्टर को और सेट स्क्वायर को। ये तीनों को कंबाइन करके आपका क्या बना दिया गया है, मिनी ड्राफ्टर बना दिया गया है। किसको किसको हमने बोला, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल, ये तीनों को कंबाइन करके आपका एक मिनी ड्राफ्टर बना दिया गया। इसमें रहता क्या क्या है, 2 आपका 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ 2 स्केल रहेगा। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे जुड़ा हुआ है 2 स्केल, इस पे मार्किंग किया हुआ है, इस पे भी मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पे आपका एक प्रोटेक्टर लगा हुआ रहेगा। प्रोटेक्टर को यहाँ पे खोलने कसने के लिए एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका 2 स्टील का रॉड निकालता है और यहाँ पे चेंज करके आपका मूवेबल रहता है, यहाँ से इसको चेंज करके यहाँ पे एक क्लैंपिंग डिवाइस लगा दिया जाता है, जिसको कि आपको किसमें क्या करना है, तो जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, तो ड्राइंग बोर्ड जैसे ये ड्राइंग बोर्ड है, तो ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको मिनी ड्राफ्टर को बांधना है। मिनी ड्राफ्टर का ये वाला जो इंड है स्टील वाला, इसको यहाँ पे ले आन करके फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये जो है यहीं पे फिक्स करना है, दूसरे जगह पे फिक्स नहीं करना है। यहाँ पे फिक्स इसलिए करना है कि यहाँ से आपका जो पूरा सीट होगा या ड्राइंग बोर्ड होगा उस पे मिनी ड्राफ्टर को मूव करने में आपका आसानी होगा। सबसे पहले इस वाला क्लैंपिंग डिवाइस को, क्लैंपिंग को हम लोग खोलेंगे। खोलने के बाद ये आपका प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर पे 0, 1, 2, 3 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे 0 डिग्री पर सेट करेंगे। 0 डिग्री पर सेट करने के बाद इसको कस देंगे, टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद इसको उठाएंगे, ये वाला क्लैंपिंग डिवाइस को ढीला करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। कहाँ, आप जैसे खड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में। यहाँ लगाने के बाद आपका क्या होगा, ये ऐसे लग गया। लगने के बाद यहाँ से आपका ये वाला आ गया, यहाँ पे आपका आ गया, ये स्केल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हमको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन 30 डिग्री के लाइन पे, तो यहाँ खोलेंगे ये वाला क्लैंपिंग को और 30 डिग्री पे सेट करके 30 डिग्री पे लाइन, जहाँ पे भी इसको मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ मूव करके यहाँ पे बनाइए। कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं मूव करवा के। यहाँ लाना चाहते हैं तो ये आप ऐसे कीजिएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसको आप जहाँ चाहते हैं वहाँ जा करके क्या क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, इंक्लाइन लाइन बना सकते हैं, इंक्लाइन लाइन बना सकते हैं। मतलब कुछ भी तरह का आप डिफरेंट टाइप्स के एंगल पे इंक्लाइन लाइन, मतलब 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, जितना डिग्री के एंगल पे आपको डिजायर है, आपको ज़रूरत है कि हमको इतना डिग्री पे लाइन पे, तो उतना डिग्री पे सेट करके आप लाइन बना सकते हैं। यानी कि जो ये सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और स्केल तीनों अलग अलग मिल करके काम कर रहा था, वो आपका कौन सा मिनी ड्राफ्टर सिंपल कर दे रहा है। तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर है। मिनी ड्राफ्टर से, मिनी ड्राफ्टर का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मिनी ड्राफ्टर का जो स्केल होता है वो कितने डिग्री के एंगल पे जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको बताना है कितना, 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद जो प्रोटेक्टर लगा हुआ रहता है, प्रोटेक्टर जो होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो आपको 2 स्केल और प्रोटेक्टर जो है जुड़ा हुआ रहता है।
तो ये आपको इस तरह से, या मिनी ड्राफ्टर को कहाँ पे सेट किया जाता है, ड्राइंग बोर्ड के कौन से भाग पे लगाया जाता है, तो आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में यहाँ पे जो टॉप कॉर्नर है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, टॉप कॉर्नर में। इसको कहीं कहीं आपका यहाँ पे भी देता है सेट किया हुआ, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बेहतर जो है कि आपको सेट कहाँ पे करना है, तो वो आपको इस जगह पे सेट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे। तो ये आपका हो गया क्या, मिनी ड्राफ्टर। इसके बाद एक चीज़ और आपका आता है, वो आपका आता है 9 नंबर में आपका ड्राइंग पेपर आता है। ड्राइंग पेपर जो होता है वो आपका पेपर है, पेपर पे आपको ड्राइंग जो बनाना है, ड्राइंग शीट भी बोल सकते हैं इसको, ड्राइंग शीट। देखिए ड्राइंग शीट जो होता है वो आपका डिफरेंट होता है, तो उसमें आपका आएगा A1, A नोट, A1, A2, A3 और A4 और A5। ये साइज होता है BIS के अनुसार। हमने बताया था कि ये जो डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, BIS। इसका भी साइज होगा, जो सबसे बड़ा होगा A नोट होगा, सबसे जो छोटा होगा A5 होगा। तो जो A नोट होता है उसका साइज जो होता है वो आपका 841 × 1189 mm का होता है। ये आपका इतना mm का साइज इसका होता है, लेंथ और ब्रेथ का, ब्रेथ और लेंथ का। ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया। उसके बाद अब इसको सिंपल क्या करना है, इसको हाफ करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो हाफ जब कीजिएगा तो 594 आ जाएगा। देखिए 5, उसके बाद हो गया 18 और ये आपका 0.5 आएगा, तो 0.5 नहीं लिखना है, 4 लिख दिए। उसके बाद ये जो है उसको ज्यों कहते हो यहाँ पे उतार देना है, तो ये आपका A1 का साइज मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको हाफ करना और यहाँ पे लिखना है, तो ये 420 आ जाएगा इंटू 594, इसको यहाँ पे लिख दिए हम लोग। तो ये आपका किसका साइज मिल गया, A2 का साइज मिल गया। इसको फिर से हाफ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा इंटू 420, ये आपका A3 का साइज आ जाएगा। उसके बाद आप फिर समझ रहे होंगे क्या करना है, इसको हाफ करना है और यहाँ पे लिखना है, तो 210 हो जाएगा और 297 हो जाएगा। ये आपका A4 का साइज हो जाएगा। A4 वाला पेपर का नाम आप सुने होंगे ना, A4 साइज का जो आपका फोटोकॉपी करवाते हैं, या आप सीट जो आपका कॉपी जो होता है वो आपका A4 साइज का। उससे छोटा वाला जो साइज होता है वो आपका A5 साइज होता है, जो छोटा सा एक कॉपी आता है उसका साइज। तो इसका जो हम लोग करेंगे हाफ, तो इसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे हो गया कितना 4 और यहाँ पे हो गया 8 इंटू 210। ये जो आपका आएगा वो आपका आता है 0.5, पॉइंट वाला नहीं लिखना है, या अप्रॉक्स लिखना है, जो आपका मेन आता है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट को नहीं लिखना है। तो ये आपका A5 साइज का। अब जो होता है सबसे बड़ा, तो A नोट और A1 होता है। A नोट सबसे बड़ा होता है, तो A नोट का इस्तेमाल जो होता है वही ड्राइंग ऑफिस जो होता है इंजीनियर का, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जो हम लोग स्कूल कॉलेज में यूज करते हैं A1 और A2 यूज करते हैं। A3 और A4 बहुत छोटा हो जाता है, इसका हम लोग इस्तेमाल लिखने के लिए कॉपी वगैरह में करते हैं। A2 का जो आता है वो आपका स्केच बुक आता है, A3 का भी स्केच बुक आता है। तो स्केच बुक से हम लोग उसमें स्केच बुक में रफ ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका 10वां नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो क्या आता है, स्केच बुक जो होता है वो आपका A3 साइज का पेज को एक साथ कंबाइन करके आपका एक बुक बना दिया जाता है, मतलब कॉपी टाइप के होता है। उस पर हम लोग रफ ड्राइंग, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्केच बुक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको जवाब क्या देना है, रफ ड्राइंग बनाने के लिए। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, रफ ड्राइंग बनाने के लिए। तो ये आप स्केच बुक का इस्तेमाल रफ ड्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं। ड्राइंग पेपर में हम लोग A2 या A3 वाला का जो भी पेपर में मिलता है उस पर हम लोग बनाते हैं। मार्केट में A2 वाला आप लेकर के उस पर बना सकते हैं। तो ये आपका ड्राइंग पेपर हो गया। स्केच बुक समझ गए, मिनी ड्राफ्टर समझ गए। मेरे ख्याल से जो भी इंस्ट्रूमेंट था उस सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग करीब करीब पढ़ लिए हैं। एक आध बचा हुआ है जैसे पेंसिल, तो उसको देख लेते हैं। पेंसिल क्या होता है, पेंसिल होता है, पेंसिल आप HB का नाम सुने होंगे। HB पेंसिल हम लोग बचपन से यूज करते हैं। HB मतलब क्या होता है, H जो डिनोट करता है वो हार्डनेस को डिनोट करता है, और B जो होता है वो ब्लैकनेस को डिनोट करता है। हार्डनेस मतलब H जितना ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मतलब आपका आता है H, 2H, 3H, 4H,
सो ऑन 9H तक। उसी तरह से B का भी सीरीज आता है, B, 2B, 3B और ऐसे ही 7B तक। तो ये जो आपका H वाला आता है, जितना ज़्यादा H रहेगा वो आपका ज़्यादा हार्ड रहेगा, और ज़्यादा हार्ड रहेगा तो पेंसिल क्या कर चलेगा, लाइट चलेगा, लाइट पेंसिल चलेगा, मतलब एकदम हल्का चलेगा। जैसे 5H पेंसिल या 4H पेंसिल आप चलाते हैं तो आप एक बार पेन आपके पेज पे चल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे लाइन भी बना हुआ है। 9H वाला पेंसिल एकदम हल्का होता है। और B वाला जो होता है, B मतलब ब्लैकनेस, तो ब्लैकनेस जो है बढ़ते जाएगा, मतलब जो आपका पेंसिल रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, और जितना ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा और ब्लैक चलेगा। तो जैसे 7B लेते हैं तो सबसे ब्लैक हो जाएगा, उससे कम 3B, 4B या 2B लेते हैं तो वो आपका ब्लैक होगा, और बीच में आपका HB आता है जो कि न तो ज़्यादा ब्लैक न ज़्यादा हार्डनेस बनाया हुआ रहता है। ये जो B वाला सीरीज है इसका इस्तेमाल आर्टिस्ट ड्राइंग करते हैं। आर्टिस्ट ड्राइंग जो होते हैं जो कि आपका भगवान का फोटो बनाना है या पेड़ पौधा का फोटो बनाना है, या आप देखते हैं ना पौधा को देख करके बना देगा या आपको देख करके बना देगा, तो वो सब आर्टिस्ट होता है। तो हम लोग आर्टिस्ट ड्राइंग नहीं करते हैं, हम लोग को रंगना नहीं रहता है ड्राइंग को कि ज़बरदस्ती उसको रंग करके सुंदर बना दे रहे हैं। तो ये B सीरीज वाला इंजीनियरिंग में इस्तेमाल नहीं होता है। जो आपका इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है HB इस्तेमाल होगा, उसके बाद H, 2H और 3H, ये 4 पेंसिल हम लोग को लेना है, H, HB, H, 2H और 3H। आप ये 4 पेंसिल से पूरा ड्राइंग हम लोग का बन जाएगा। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन से पेंसिल से कौन कौन से लाइन को बनाना है। तो अभी यदि इसमें देखिए सिंपल आप इतना समझ लीजिए, अभी लाइन तो हमने पढ़ाया नहीं, इसके बाद वाला टॉपिक है लाइन। तो जब लाइन पे आएंगे तो पेंसिल पे एक बार फिर से चर्चा होगा कि कौन सा लाइन कौन से पेंसिल से हम लोग को बनाना है। अभी सिंपल समझ लीजिए, लिखने का जो काम करेंगे, रिटेन वर्क जो करेंगे वो आपका ड्राइंग शीट पे HB पेंसिल से होगा। रिटेन वर्क सब किससे होगा, HB पेंसिल से। उसके बाद जो आउटर विजिबल लाइन हमको बनाना रहेगा, ड्राइंग का आउटर विजिबल लाइन, उसको हम लोग H से बनाएंगे। उसके बाद जो आपका एक्सटेंशन लाइन वगैरह बनाना रहेगा और डायमेंशन लाइन, वो सब 2H से बनाएंगे। और 3H से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन बनाएंगे। प्रोजेक्शन लाइन एकदम हल्का, मतलब प्रोजेक्शन लाइन एकदम हल्का हो गया। उससे हल्का क्या रहेगा, आपका डायमेंशन लाइन रहेगा, डायमेंशन, और लिखा हुआ रहेगा HB से। और जो आउटर विजिबल लाइन बनाना है वो सब किससे बनाना है, H से बनाना है। तो ये और भी बहुत तरह का लाइन होता है, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, उसको सबको हम लोग कौन से पेंसिल से बनाना है इस पे चर्चा करेंगे कि कौन से पेंसिल से कौन से लाइन को बनाएंगे। जब लाइन पढ़ेंगे तब एक बार फिर से पेंसिल पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये आप पेंसिल समझ गए हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट करीब करीब सब हो गया। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं लाइन पे कि कौन सा लाइन होता है, कितने तरह का लाइन होता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।